गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुनील सर की इतिहास की कक्षा में पुनः आप सबका स्वागत है। हमारा जो लेसन है भूमंडलीकृत विषयों का बनना, इसका हमारा पहला पार्ट पूरा हो चुका था। उसमें हमने जो है यूरोपियनों का अमेरिका की ओर जाना, शिलक मार्ग और भारतीय श्रमिकों का बाहर जाना इत्यादि के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आपको पता ही है कि भारतीय श्रमिक जो हैं वे कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाहर भेजे जाने लगे। दूसरी जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो भी विदेशों से भारत में आई और हमें नई चीज़ों का पता चला। तो उसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अर्थव्यवस्था में क्या क्या बदलाव आए, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। महायुद्धों के बाद अर्थव्यवस्था, यानी प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 चला वो, और दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से 45 तक चला, उसके बीच में अर्थव्यवस्था क्या रही। प्रथम विश्व युद्ध जो है आधुनिक युद्ध भी कहलाता था। युद्ध के दौरान युद्ध में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों का जो है फिर से पुनर्गठन किया गया। इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार के बजाय कर्जदाता देश बना दिया। यानी आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध ज़्यादातर यूरोप की धरती पर लड़ा गया था और यूरोपियन जो देश थे उनको तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, लेकिन अमेरिका जो है इस युद्ध में विजयी देशों में शामिल था और उसकी धरती पर ना तो यह युद्ध लड़ा गया और दूसरा इससे अमेरिका को कोई खास नुकसान भी हुआ। इस कारण से अमेरिका जो है यूरोपीय देशों को जो नुकसान हो गया था उनको अब कर्ज देने लगा। यानी अब इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की जो स्थिति है वो महाशक्ति के रूप में उभरने लगी। और युद्ध आपको पता है कि युद्ध नष्ट होने के बाद जो है बहुत सारे कारखाने बंद हो गए थे, उत्पादन गिरने लगा था और बेरोजगारी बढ़ने लगी थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को युद्ध में एक भारी झटका लग गया था। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। युद्ध के बाद अमेरिका में जो है सुधार की गति काफ़ी तेज रही। हेनरी फोर्ड जो है, फोर्ड क्या थी, वो अमेरिका की एक प्रसिद्ध कार कंपनी है, उसके द्वारा अपनाई गई असेंबली लाइन पद्धति जल्दी ही पूरे अमेरिका में फैल गई और 1920 के दशक तक यूरोप में भी जो है असेंबली लाइन पद्धति की नकल की जाने लगी और अमेरिका जो है जल्दी ही आर्थिक मंदी से उभर गया था और अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति बन गया और ये यूरोप के देशों को कर्ज देने लगा, वस्तुओं और दूसरी तकनीक का भी निर्यात करने लगा। और इस प्रकार जो उत्पादन पद्धति थी उसमें इंजीनियर आधारित चीज़ों की लागत और कीमत में जो है कमी ला दी। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वस्तुएं ज़्यादा बेहतर भी बनने लगी और उनकी कीमत भी कम हो गई। 1920 के दशक में जो है आवास और निर्माण के क्षेत्र में जो काफ़ी उछाल आया, यानी घर बनाना जो होता ना, जिसको कंस्ट्रक्शन का काम कहते हैं, उसमें जो है काफ़ी उछाल आ गया, लेकिन यह स्थिति ज़्यादा दिनों तक नहीं रही और 1919 में आपको पता ही है कि विश्व में एक महामंदी आ गई थी, जिससे विश्व की सारी अर्थव्यवस्था डाउन चली गई थी। बैंक बंद होने शुरू हो गए थे, बाजार जो है वस्तुओं से भरे पड़े थे, लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं था और इस कारण से जो है उद्योगों में उत्पादन तो हो रहा था लेकिन उसको कोई खरीदने वाला नहीं था। बेरोजगारी छा गई, उद्योग बंद होने लगे, बैंक बंद होने लगे। इस स्थिति को जो है हम आर्थिक महामंदी कहते हैं। 1919 में अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर थी। बैंकों की विफलता और कर्ज के संकट ने अन्य देशों को प्रभावित किया। 1929 से 32 के बीच लगभग 1,10,000 कंपनियां जो हैं वो बंद हो गई थी, नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई थी और 1933 तक जो है 4,000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे। भारत में 4,000 नहीं बल्कि यह 40,000 से ज़्यादा बैंक बंद हुए थे। यहाँ आंकड़ा थोड़ा सा गलत दे रखा है। भारत और महामंदी। भारत भी महामंदी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। भारतीय आयात और निर्यात में भारी गिरावट आ गई और कीमतें भी नीचे आ गई। इससे किसानों को काफ़ी दिक्कत हो गई क्योंकि उनकी फसलों के दाम थे वो काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। इसके अलावा जो बंगाल के जूट उत्पादक थे, आपको पता है कि जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो बंगाल में होता था, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। गाँव से कस्बों और शहरों में जो है पलायन बड़े पैमाने पर हुआ, यानी लोग गाँव से कस्बों में रोजगार की तलाश में जाने लगे और वहाँ भी बेरोजगारी बढ़ गई। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण या युद्धोत्तर काल। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के केवल 2 दशक बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, यानी 2 दशक यानी लगभग 20 साल बाद ही, क्योंकि आपको पता है कि 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उसके 1939 में हमारा दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, यानी 1919 में विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 20 साल बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका और सोवियत संघ जो हैं इसके बाद जो महाशक्तियों के रूप में उभरे,
अमेरिका और जो सोवियत संघ रूस है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है एक सुपर पावर के रूप में उभर कर सामने आए और युद्ध के बाद जो है बंदोबस्त किए जाने लगे। इनमें जो प्रमुख स्थान है वो है ब्रेटन वुड संस्थान का। आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका में जो एक राज्य है न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड नामक जो स्थान है, होटल है, वहाँ पर जो है एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई। इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है, यानी ब्रेटन वुड्स के जुड़वा भी कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना यहीं हुई थी। इसलिए आपके बार बार एग्जाम में आता है कि किसको जो है ब्रेटन वुड का जुड़वा किसको कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड का जुड़वा कहा जाता है। और इस जो सम्मेलन में जो था, इन दोनों संस्थाओं में अमेरिका को जो है वीटो या सुपर पावर की शक्ति हासिल थी, निषेध पावर की शक्ति हासिल थी। इसी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्यों के बीच व्यापार के फायदे और नुकसान की देखरेख करता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, विश्व बैंक जिसको दूसरा आप जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से ज़्यादा जानते हैं, उसका मूल नाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है। और युद्ध के बाद जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वार में काफ़ी नुकसान हो गया, उस नुकसान के बाद जो है पुण्य से नई चीज़ों का निर्माण करने के लिए इस बैंक का जो है निर्माण किया गया था। यह जो है विश्व के देशों को सस्ते कर्ज उपलब्ध करवाता था ताकि वो पुनर्निर्माण कर सकें, अपनी जो स्थिति डामाडोल हो गई उसको सुधार सकें। IMF और विश्व बैंक ने 1947 में वित्तीय परिचालन जो है शुरू कर दिया था, यानी स्थापना 1944-45 में हुई, 1944 में हुई, और जो है शुरू कब हुआ, इसने काम करना कब शुरू किया, 1947 में। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था एक निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। राष्ट्रीय मुद्राओं को एक निश्चित दर पर अमेरिकी डॉलर में आंका गया, यानी जो है विश्व को अगर विश्व के देशों को जो कर्ज दिया जाता था वो अमेरिकी डॉलर में दिया जाता था और अमेरिकी डॉलर को मूल करेंसी मान ली गई और सभी देशों के जो करेंसी की तुलना जो है वो डॉलर से की जाने लगी। इन संस्थानों में बड़े पैमाने पर निर्णय लेने का अधिकार जो है पश्चिमी औद्योगिक शक्तियों के पास था। यानी पश्चिमी औद्योगिक शक्तियां कौन सी? USA, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया इत्यादि देशों को इसमें ज़्यादा अधिकार दिए गए। अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। संयुक्त राष्ट्र और ने द्वारा समर्थित जो है एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र और स्वाधीन हो चुके थे। यानी अब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की आपको पता ही, जैसे स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी और एक जो है नाम का एक आंदोलन चला था। इस आंदोलन में क्या था कि जो है इसमें यूरोपीय देश और अमेरिका द्वारा दूसरे देशों पर कब्जा करके जो उपनिवेश बना लिए गए थे, उन उपनिवेशों को आज़ाद करने का प्रावधान था। वहाँ पर स्वतंत्रता के आंदोलन चले और आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद है विश्व के ज़्यादातर देश आज़ाद होने शुरू हो गए। भारत भी जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1947 में आज़ाद हुआ था। इस प्रक्रिया को अनौपनिवेशीकरण भी कहते हैं और या स्वतंत्रता राष्ट्रों का स्वतंत्र होना भी कहते हैं। विकासशील देशों द्वारा एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की गई और उसको G77 या G77 के रूप में कहा गया। इसको NIEO भी कहते हैं, यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो इन देशों को उनके संसाधनों, राष्ट्रीय संसाधनों, कच्चे माल, उनके बाजारों में निर्मित वस्तुओं को उचित जो बाजार है वो प्रदान करता था। क्योंकि इससे पहले जो है यूरोपियन देशों और अमेरिका का ही बाजार पर दबदबा होता था। अब जो नए आज़ाद देश हैं उन्होंने मांग की कि हमें भी जो हमारी वस्तुओं को बेचने के मौके मिलने चाहिए और उन्होंने खुद का एक संगठन बना लिया जिसको G77 कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो स्थापना थी 1950 और 60 के दशक में की गई। हालांकि शुरुआत तो इनकी 1920 में हो चुकी थी, लेकिन 1950 और 60 का जब दशक आया तो इनमें काफ़ी तेजी आ गई और इनका संचालन कई देशों में होता था। यानी बहुराष्ट्रीय, यानी जिस कंपनी का एक से अधिक देशों में उत्पादन होता हो और एक से अधिक देशों में अपने प्रोडक्ट बेचते हो। G77
जिस तरह जो है विकासशील देशों का समूह है जिन्होंने आर्थिक विकास के लिए आवाज उठाई। 19वीं सदी में जो है विश्व में परिवर्तन लाने वाले जो आविष्कार थे वो थे भाप, इंजन, रेलवे, टेलीग्राफ इत्यादि। वीटो का अधिकार। वीटो एक विशेष अधिकार है जिसके सहारे कोई एक ही सदस्य अपनी असहमति रखते हुए किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। और आपको पता है कि यूएनओ में जो ये अधिकार है 5 देशों को प्राप्त है, जिसमें आपका इंग्लैंड है, फ्रांस है, यूएसए है, रसिया है और चाइना है। और जबकि जो ब्रेटन वुड सम्मेलन था वहाँ पर यूएसए या अमेरिका को जो है वीटो की पावर मिल गई थी। अमेरिका में जो चेचक का प्रभाव आपको ये बता ही दिया गया था कि जैसे यूरोपियन लोग वहाँ पे गए अपने साथ चेचक के कीटाणु ले गए, और जो अमेरिका के लोगों में चेचक के प्रतिरोधक क्षमता थी नहीं, इस कारण से इस बीमारी से बहुत सारे लोग मारे गए। और फिर जो है यूरोपियन लोगों ने आसानी से अमेरिका पर कब्जा कर लिया, वहाँ पर अपना उपनिवेश बना लिए। आपके जो पाठ हैं आपको उसमें आई थी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, उनको पुनः एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जी, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को हम पुनः एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। वैश्विक या विश्वव्यापी, विश्व के सभी देशों में जो फैला हुआ उसको वैश्विक या विश्वव्यापी बोलते हैं। वैश्वीकरण, विश्व के जो अलग अलग देश हैं, अलग अलग राष्ट्र हैं, उनमें लोगों, सामान और सेवाओं की जो गतिविधियों को आपस में आदान प्रदान करने की अनुमति जो है वैश्वीकरण कहलाती है। कोड़ी, ये एक समुद्री शैल या समुद्री सीप होती थी जिसका प्राचीन समय में जो प्रयोग किया जाता था वो करेंसी के रूप में किया जाता, मुद्रा के रूप में किया जाता था, कॉइन्स के रूप में किया जाता था। रेशम मार्ग, यह रेशम मार्ग आपको पता ही गया था पिछले वीडियो में भी कि ये जो है चीन के बीजिंग से लेके और जो है यूरोप के रोम शहर तक फैला हुआ था। ये मध्य एशिया से होते हुए जाता था। यहाँ पहले मुख्य रूप से रेशम का व्यापार होता था, अब जो बाद में दूसरी वस्तुओं का भी इस मार्ग से व्यापार होने लगा। और यह जो मार्ग है बीजिंग से लेकर रोम तक फैला हुआ था, आगे जाकर ये उत्तरी अफ्रीका को भी यूरोप से जोड़ देता था। स्पेगेटी जो है इटली में लोकप्रिय नूडल्स का प्रकार है, और ये जो है आप नूडल्स जो आप खाते हो ना, ये ब्याह शादियों में, विवाह शादियों में ना, ये मैगी वगैरह और वो चाउमीन लंबे लंबे वो पतले पतले जो आटे के बने हुए होते हैं, वो लंबे लंबे कीड़े से वो खाते हो ना, उसको बोलते हैं नूडल्स। ये जो आगे नूडल्स ही जब यूरोप में गए तो यूरोप में इटली में इसका थोड़ा सा और सुधरा रूप विकसित हो गया जिसको बोलते हैं स्पेगेटी। ये थोड़े से नूडल्स की तुलना में मोटे होते हैं और बेलनाकार होते हैं। अल्डोरेडो, ये अमेरिका का एक ऐसा शहर माना जाता है, इसको सोने का शहर या सोने की भूमि कहा जाता है, जो वास्तव में काल्पनिक है, वास्तव में ये चीज़ थी ही नहीं, ये केवल कहानियों में है। वृक्षारोपण, जो व्यावसायिक फसलें जैसे चाय है, कॉफ़ी है, कपास है, तंबाकू है, गन्ना आदि की खेती करना जो है वो वृक्षारोपण या बागान कृषि या व्यावसायिक वृक्षारोपण कहलाता है। कॉरन लॉ, जो कानून अंग्रेज सरकार को अनाज का आयात करने से प्रतिबंध करते थे, या अंग्रेजों ने जो है अमेरिका से मक्का आयात करने पर पाबंदी जिस कानून के तहत लगाई उसको कॉरन लॉ या मक्का कानून कहते हैं। पारिस्थितिकी, जीवों का एक दूसरे से और उनके चारों ओर के वातावरण से जो संबंध का अध्ययन है वो इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। केनाल कॉलोनिया या नहर कॉलोनी, जो विशेषकर उत्तर पश्चिमी भारत विशेषकर पंजाब में जो है सिंचाई के लिए जब नहरें बनाई गई तो बाहर से लाकर लोगों को इन स्थानों पर बसाया गया। तो जिन स्थानों पर ये बस्तियां बसाई गई उन स्थानों को कैनाल कॉलोनी या नहर कॉलोनी कहा गया। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग, यह पशुओं के माध्यम से तेजी से फैलने वाली बीमारी थी, और ये बीमारी जो है ज़्यादातर अफ्रीका के देशों में फैली, इससे बहुत सारे पशु नष्ट हो गए थे। रास्ताफारिया, ये जमैका का एक संप्रदाय है जिसमें ज़्यादातर अश्वेत लोग शामिल होते हैं और वो अपना चुनाव करते हैं। चटनी म्यूजिक, जी हाँ, चटनी म्यूजिक ये जो त्रिनिदाद है उसका एक लोकप्रिय संगीत है, इसको तिरानीदाद भी बोलते हैं और वास्तविक नाम इसका त्रिनिदाद। ये जो है आपने नाम सुना होगा एक देश वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो है 4 देशों से मिलकर बना है, उस 4 देशों में से एक देश जो है वो त्रिनिदाद है। तो ये चटनी म्यूजिक जो है एक वहाँ का एक लोकल म्यूजिक था जिसको सांस्कृतिक समागम का उदाहरण माना गया है कि वहाँ पर लोग जो हैं वहाँ पर इकट्ठे होते थे। उद्यमी,
जो लाभ या हानि के जोखिम के साथ कोई व्यवसाय या व्यापार करता है वो उद्यमी या इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाता है या बिजनेसमैन कहलाता है। होसे होसे जो है त्रिनिडाद जो देश है, अभी मैंने बताया, इसमें क्या है, मुहर्रम के अवसर पर एक वार्षिक जुलूस निकाला जाता है। वही जुलूस जो है बाद में एक उत्सवी मेले में बदल गया, यानी एक वहाँ पर मुहर्रम के अवसर पर एक मेला लगने लगा जिसको होसे कहते हैं। होसे जब आपके एग्जाम में आएगा तो होसे क्या, तो आप लिखोगे ये त्रिनिदाद में मुहर्रम के अवसर पर निकाले जाने वाला वार्षिक उत्सव है। कुली कुली जो है इसको अकुशल नवीन श्रमिक कहते हैं। ये ज़्यादातर सामान उठाने वाले थे, अलग से भारतीय श्रमिक जिन्हें त्रिनिदाद में प्राय कुली कहा जाता था, यानी भारतीय लोग जिन्हें श्रमिकों के रूप में त्रिनिदाद में लेके जाया गया तो उनको कुली कहा जाने लगा। नील, ये आपको पता ही है, ये आपकी नील की खेती होती है। एक पौधा होता है जो आप कपड़ों में नील देते हैं, वही होता है जो गहरा बैंगनी रंग का एक कलर का जिसे हमें कलर मिलता है, उसका एक पौधा होता है। संगठन, जो आपको पता ही है कि पहला विश्व युद्ध हुआ, पहले विश्व युद्ध से पहले जो है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने एक गुट बनाया था और इस प्रथम विश्व युद्ध में वो मित्र राष्ट्र कहलाए या साथी राष्ट्र या संगठन राष्ट्र कहलाए। तो संगठन राष्ट्र में हमारे शामिल देश थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और इसके खिलाफ में जो देश लड़ रहे थे उनको कहा गया केंद्रीय शक्ति या सेंट्रल पावर्स। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और ऑटोमन साम्राज्य का जो प्रमुख था तुर्की, वो प्रथम विश्व युद्ध में एक साथ लड़ रहे थे। दो दूसरी और मित्र राष्ट्र थे, एक और केंद्रीय शक्तियां थी। केंद्रीय शक्तियों का ही दूसरा नाम अदम्य शक्ति था। यानी जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसमें जो है जापान है, इटली है और जर्मनी है, वो धुरी राष्ट्र कहलाए या अदम्य शक्ति कहलाए। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आगे है आपका नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, NIEO, जी हाँ NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो NIEO क्या था? ज़्यादातर विकासशील देशों को 1950 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के तेज विकास से लाभ नहीं हुआ और यूरोपियन देशों और अमेरिकन की तुलना में जो भारतीय देश पिछड़े हुए थे उनको बाजार में कोई लाभ ना मिला, तो उन्होंने खुद को एक समूह के रूप में संगठित कर लिया जिसमें तीसरी दुनिया के देश और नए आज़ाद हुए देश शामिल थे। तो उन्होंने उस संगठन का जो नाम दिया उसको G77 कहा जाता है। और इन्होंने जो मांग की थी वो की थी नए अंतर्राष्ट्रीय आदेश की जो मांग की थी या नए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो मांग की थी, उन देशों के समूह को G77 कहा जाता है, यानी ग्रुप 77, समूह 77। जी का मतलब ग्रुप, 77 मतलब 77 देशों का समूह था। ये 77 देश थे इसमें। यह एक ऐसी प्रणाली थी जो उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक विकास में सहायता प्रदान करती थी, कच्चे माल के लिए उचित मूल्य और विकसित देशों के बाजारों में उनके निर्मित सामान को पहुंचाने के लिए बेहतर पहुंच और वास्तविक नियंत्रण प्रदान करती थी। चीन में जब नई आर्थिक नीति आ गई तो चीन में आपको पता है जैसे दूसरे देशों की बजाय चीन में मजदूरी बहुत कम थी। चीनी अर्थव्यवस्था कम लागत वाली संरचना ने इसके उत्पादों को सस्ता कर दिया। आपको पता है कि चाइनीज चीज़ आज भी काफ़ी सस्ती मिलती है। इसका कारण क्या है कि वहाँ मजदूरों को कम मजदूरी मिलती है और उनको लगभग 10 से 12 से 15 घंटे तक भी काम करवाया जाता है और उनको मजदूरी जो भारत की तुलना में बहुत कम मिलती है। चीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निवेश का एक पसंदीदा स्थान बन गया। चीन की नई आर्थिक विकास नीति विश्व अर्थव्यवस्था की तय में लौट गई। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास हुआ। मल्टीनेशनल कंपनी, आपने जैसे नाम सुना होगा, सैमसंग है, LG है या मोटोरोला है, नोकिया है, ये सारी क्या ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, Xiaomi वगैरह हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो शुरुआत तो 1920 में हुई थी, लेकिन इनका जो वास्तविक विकास हुआ वो 1950 और 60 के दशक में हुआ, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिकी व्यापार का जो विस्तार हुआ था वो यहीं से हुआ था। और MNC जो है यानी मल्टीनेशनल जो कंपनी है वो अमेरिका की ही देन है।
विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्क ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी विनिर्माण इकाइयों का पता लगाने के लिए या अपनी नवीन जो निर्माण की इकाइयाँ थी वो उन्हीं देशों में स्थापित करने के लिए मजबूर कर दिया। निष्कर्ष इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पिछले 2 दशकों में दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत बदल गई है, क्योंकि चीन, भारत और ब्राजील जैसे जो देश हैं वो तेजी से आर्थिक विकास को हासिल कर रहे हैं और उभर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में कुछ शब्द आए थे द इंटर वार इकोनॉमिक कि प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था। इसी में जो है दुनिया ने आर्थिक, राजनीतिक अस्थिरता और एक दयनीय युद्ध का अनुभव किया। प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में क्या है कि जो सारा का सारा युद्ध लड़ने वाले देश थे वो 2 गुटों में बंटे हुए थे। एक तो सहयोगी देश थे या मित्र राष्ट्र थे जिनको फ्रेंड नेशन कहा जाता है, उसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था और बाद में अमेरिका शामिल हो गया। रूस युद्ध से हट गया था रूसी क्रांति के बाद। और दूसरी दिशा में जो थे वो आपके ध्रुवीय राष्ट्र थे या सेंट्रल पावर थी, उसमें आपका जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और ऑटोमन का तुर्की था। बाद में रोमानिया, बुल्गारिया भी इसमें शामिल हो गए थे। यह युद्ध जो था 4 वर्षों तक चला था। इस युद्ध में पहली बार है मशीन गन है, टैंक है, हवाई जहाज है और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल पहली बार बड़ी संख्या में हुआ था और दुनिया भर से लाखों सैनिकों की भर्ती की गई थी। उनमें से अधिकतर कामकाजी पुरुष थे। तो आपने पढ़ा, हमारा जो ये लेसन है ये कंप्लीट हो चुका है, भूमंडलीकृत विषयों का बनना। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।